अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हमने फर्स्ट हाफ स्टार्ट किया जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है लिक्विड्स। और हमने इसमें स्टार्ट किया है वांडरवाल फोर्सेस। दो टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे पास थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। और आज हम थर्ड वन कैटेगरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी को स्टडी करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो हमने टाइप पढ़ी थी जो कि हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थी वो होती हैं बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ वांडरवाल फोर्सेस होती हैं। नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस जो कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंटरमीडिएट होती है, नंबर सेकंड पे होती है। और लास्ट में आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, या साइंटिस्ट के नाम पे है फ्रिट्ज लंडन ने इनको डिस्कवर किया था, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इनको हम कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में एलडीएफ फोर्सेस। ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है और ये होगी बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट टाइप ऑफ वांडर वाल फोर्सेस में शुमार की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और डेफिनेशन में ही जो डिफरेंट टर्म्स होंगी उन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे, और लास्टली हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे एलडीएफ फोर्सेस डिपेंड करती हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एलडीएफ फोर्सेस। तो डेफिनेशन होगी द मोमेंटरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। अच्छा जी, मोमेंट्री हम कहते हैं लम्हाती, जो कि बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बड़े थोड़े टाइम के लिए बनती हैं और खुद ब खुद दोबारा से खत्म भी हो जाती हैं। द मोमेंटरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और होती किस वजह से है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स। और अगेन इंस्टेंटेनियस का मीनिंग भी वही होगा जो हमने मोमेंट्री के लिए पढ़ा। किस वजह से होंगी, ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल। डाइपोल क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, जिसको ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल जिसमें दो पोल्स हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, या इसको पोलर भी हम कहते हैं। तो ये किस वजह से होंगी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक लम्हाती डाइपोल की वजह से, एक शॉर्ट लिव्ड डाइपोल की वजह से। और जो आगे क्या करेगा, विच इंड्यूस, जो कि पैदा कर देगा पोलैरिटी, जो कि पोलैरिटी को पैदा कर देगा इन अदर मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी, आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या फिर इसको हम नाम देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हमने जो है एग्जाम्पल से इसको जो है ना स्टार्ट करना है, और एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम ये करते हैं, दो टर्म्स को अलग अलग हम जो है स्टडी कर लेते हैं। दो टर्म्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। और नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे हमारे पास इंड्यूस जो है वो कौन से होंगे, इंड्यूस पोलर कौन से होंगे, या इंड्यूस डाइपोल कौन से होंगे। अच्छा जी, इसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं जी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे डाइपोल्स जो कि बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो कि लम्हाती होते हैं, उनको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स का नाम देते हैं। और एक और चीज हमने पढ़ ली, ये जो फोर्सेस होती हैं ये होती हैं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हम एक एग्जांपल, चले हीलियम की एग्जांपल से अगर हम स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हीलियम का एक मॉलिक्यूल है जो कि नोबल गैस है, और ये नॉन पोलर इन नेचर होती है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा। सेम इसी तरह से एक और अगर हम हीलियम का मॉलिक्यूल ड्रा कर लें तो सेम इस तरह से सेंटर में न्यूक्लियस और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे,
और जो हमारे पास हीलियम है हमें पता है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम इसी तरह से ये जो हीलियम है इसके भी वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा जी, ये हमने हीलियम की एग्जांपल लिख ली और अब जरा हम इससे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते ये दोनों के दोनों हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और किसके हैं? हीलियम के, क्योंकि मोनोटॉमिक है, इसमें सिर्फ एक एक ही एटम होता है और यही पूरे मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करती है। ये 2 मॉलिक्यूल हैं हीलियम के। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको मजीद बता दूं, नॉन पोलर हम उनको कहते हैं जिसमें इक्वल चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें चार्ज डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो चारों साइडों पे सेम हो। किसी भी डायरेक्शन में आप देख लें, हर एक डायरेक्शन में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज्यादा हो। अगर किसी साइड पे ज्यादा हो जाएगा, किसी पे कम हो जाएगा, तो ये पोलर वाली कंडीशन होती है, जो कि हम इससे प्रीवियस में पढ़ चुके हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते जब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, जस्ट एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, एक हीलियम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे हीलियम का इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करते करते एक दूसरे के सामने आ गए। जब ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो इसको भी थोड़ा हम जो है करीब करके ही ड्रा कर लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक हीलियम के और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दूसरी हीलियम के। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जब सामने आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और ये जो होंगे ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं ना, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने धकेल दिया। और इसके रिजल्ट में क्या होगा? ये हमारे पास हीलियम के नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, इसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले गए, ये हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एक साइड पे मूव करने की वजह से कुछ इस तरह की हमारे पास कंडीशन हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों चले गए इस साइड पे, तो एक इसका जो एंड है वो नेगेटिव हो गया और न्यूक्लियस जो है वो इस साइड पे रह गया और ये वाला जो एंड है इसका पॉजिटिव हो गया। इसके साथ भी सेम इसी तरह से हुआ, यानी इसमें भी इसी तरह से यही कंडीशन है हमारे पास कि इसके भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ये एरो हमें बता रहा है अपोजिट चले गए, और इसका भी जो न्यूक्लियस था वो एक साइड पे हो गया और इसके रिजल्ट में ये भी चेंज हो गया पोलर में। और ये जो पोलर बने हैं ये असल में हमारे पास हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जैसे कि आपको ऊपर लिखा भी नजर आ रहा है, यानी दीज बोथ आर इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इनको हम पहले तो जरा ये समझ लें, इनको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल का क्यों नाम दे रहे हैं। तो इसकी 2 रीजंस हैं जी। पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन, मैंने जैसे स्टार्ट में बता दिया, इलेक्ट्रॉन तो स्टेशनरी है ही नहीं, वो तो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही तो नहीं रुके रहेंगे। जैसे ही वो रिवॉल्व करके आगे चले जाएंगे ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। नंबर सेकंड, ये जो 2 सेम चार्जेस हैं, जैसे इधर 2 सेम चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया तो एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में चला गया। सेम इसी तरह से अब इनके न्यूक्लियाई एक दूसरे के सामने आ गए जिन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि इसी नॉन पोलर फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन ये पोलैरिटी आगे इंड्यूस कर देगा, अपना काम कर देगा खत्म होने से पहले पहले, क्योंकि हमने कहा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल बने हैं जो कि पोलैरिटी को इंड्यूस कर देंगे अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। अब हम सेकंड एक हेडिंग के साथ जरा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास होंगे जी इंस्टेंटेनियस के बाद इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी जिनमें पोलैरिटी को इंड्यूस किया जाएगा, पैदा किया जाएगा। किस तरह से? चले इन्हीं में से हम कोई एक जो है ना उसको लिख लेते हैं। हमारे पास बन गया था एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल, चले दोनों में से कोई एक अगर हम लिख लें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे पास बन गया था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक साइड पे जा चुके हैं और इसके एक एंड पे नेगेटिव और इसका न्यूक्लियस दूसरी साइड पे है तो दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये हमारे पास डाइपोल तो है लेकिन परमानेंट नहीं है, बल्कि इंस्टेंटेनियस है, लम्हाती है।
इसके साथ में हम एक ऐसा लिख लेते हैं मॉलिक्यूल जो कि अगेन नॉन पोलर है, यानी जिसके सेंटर में अगेन न्यूक्लियस होगा लाइक दिस, जो कि हीलियम की एग्जांपल हम पहले भी लिख चुके हैं, और ये इसके भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गया नॉन पोलर। चलिए इनको हम मेंशन भी कर लेते हैं साथ में। ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये नेक्स्ट जो हमारे पास पड़ा हुआ है दिस इज नॉन पोलर, यानी ये डाइपोल नहीं है। ये उसी तरह का मॉलिक्यूल है जिससे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना था। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब इसके रिजल्ट में क्या होगा? तो अब ये जो इसके भी अगेन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब इसके भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते इसका जो नेगेटिव एंड है उसके सामने आ जाएंगे, किसके? इंस्टेंटेनियस डाइपोल के। तो अगेन सेम चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने के रिजल्ट में क्या होगा? इसका जो नेगेटिव चार्ज या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चले जाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट में ये जो नॉन पोलर था ये हमारे पास चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसको जरा सही करके हम बना लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस डायरेक्शन में, यानी इसका भी नेगेटिव चार्ज एक एंड पे प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो दूसरी साइड पे चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट में ये वाली कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। और ये जो डाइपोल बना है इस डाइपोल को हम नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि ये नॉन पोलर था, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस की गई है। किसने की है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने। तो इसका नाम हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा जी, ये काम होने के बाद, क्योंकि हमने कहा ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ये दोबारा से जो है ना खत्म हो जाएंगे, ओरिजिनल फॉर्म में नॉन पोलर फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? पोलैरिटी को आगे इंड्यूस कर दिया। अब ये भी खत्म होने से पहले अगलों में इंड्यूस कर देंगे, वो खत्म होने से पहले अगलों में, यानी एक पूरी की पूरी लेयर चलना शुरू हो जाएगी। पिछलों में खत्म हो रही है और नेक्स्ट जो अगले हैं उनमें प्रोड्यूस हो रही है, और जिनमें खत्म हुई जब एंड वाले में खत्म होगी दोबारा उसमें प्रोड्यूस भी हो जाएगी। सेम इसी तरह से ये तो हम एक डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में कह रहे हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है और ये होगी भी। यानी सेम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते जब नीचे आएंगे, नीचे भी एक लेयर स्टार्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे इधर भी एक लेयर स्टार्ट हो जाएगी, अपवर्ड साइड पे भी हो जाएगी। यानी सारे का सारा जो हमारे पास मिक्सचर होगा सब के अंदर ये वाली कंडीशन होगी। इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस होंगे जो कि खत्म होने से पहले पोलैरिटी को नॉन पोलर में इंड्यूस कर देंगे, वो उससे अगले में, वो उससे अगले में, ये पूरी की पूरी एक चेन स्टार्ट हो जाएगी। और यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जरा दोबारा से इसको देख लेते हैं। द मोमेंटरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट लिव्ड है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होंगी। अच्छा जी, किन के दरमियान है? नॉन पोलर, क्योंकि स्टार्ट इसी से हुआ है, ओरिजिन यही है, ये हमने लिखा भी हुआ है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डाइपोल ही पहले बने थे, विच इंड्यूस पोलैरिटी इन अदर मॉलिक्यूल्स, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और इनको हम नाम देते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमने देखना है जी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये फोर्सेस जो हैं वो डिपेंड करती हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इसको जरा हम स्टडी कर लेते हैं। अच्छा जी, जो पहला फैक्टर होगा जिसपे ये फोर्सेस डिपेंड करती हैं वो हमारे पास होगा द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या इन सिंपल हम कह सकते हैं द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना बड़े साइज का मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज्यादा होगा, या वाइस वर्सा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूर तक फैला हुआ है उतना ज्यादा बड़े साइज का मॉलिक्यूल भी होगा। अच्छा जी, लेकिन कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल होना चाहिए नॉन पोलर। पोलर के अंदर भी होती हैं ये, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा वाजिया होती हैं नॉन पोलर के अंदर। स्टूडेंट, इसकी सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन ये है कि हम कहते हैं हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं और उसके बाद हम उनको सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। तो हीलियम तो आम कंडीशन में गैस की फॉर्म में होती है, अगर इसको लिक्विड में चेंज करना है तो हमें पता है
कि क्राइटेरिया जो होता है गैस को लिक्विड में चेंज करने का, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का ही ज्यादा करना होता है। तो असल में फोर्सेस कौन सी हैं? यही हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर के दरमियान है। तो ये सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन है कि नॉन पोलर के दरमियान भी इस तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा जी, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट होगा द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और ये जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट करके लिख देता हूं, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड is directly proportional to the LDF forces। यानी जितना ज्यादा साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, जितने बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा, उतनी ही ज्यादा उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, LDF टाइप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगी। अच्छा जी, उसके बाद कुछ एग्जांपल से हम इसको स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, और एग्जांपल नंबर 1 जो है इसमें हम स्टडी करेंगे द एग्जांपल ऑफ नोबल गैसेस। जैसे कि हीलियम भी हमारे पास नोबल गैस ही है। अच्छा जी, नोबल गैसेस लास्ट वाला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, नंबर 8 पे। तो इसको अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम हमारे पास सबसे पहली जो गैस होती है ये होती है हीलियम, नियॉन, उसके बाद है आर्गॉन, उसके बाद है क्रिप्टॉन, और उसके बाद है जीनॉन। अच्छा, टॉप टू बॉटम हम किसी भी ग्रुप में मूव करें तो हमेशा साइज इंक्रीज करता है। चलिए इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो हीलियम का साइज होगा, जस्ट एग्जांपल ये, नियॉन का उससे बड़ा, आर्गॉन का उससे बड़ा, क्रिप्टॉन का उससे बड़ा, और जीनॉन का सबसे बड़ा साइज होगा ये हमारे पास कुछ इस तरह से। यानी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो साइज है वो भी इंक्रीज कर रहा है। और हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होगा तो एलडीएफ फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, और जिसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इसी पॉइंट को अगर हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करने से एलडीएफ फोर्सेस ज्यादा हो रही हैं, और एलडीएफ फोर्सेस ज्यादा होने से मुराद ये है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा हो रहे हैं। जस्ट एग्जांपल, हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिख लिया इन केल्विन स्केल, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये सेकंड और ये थर्ड। अच्छा, जिसमें ग्राफ हमें क्या चीज शो कर रहे हैं, सबसे पहले जिसका साइज सबसे छोटा है उसमें एलडीएफ फोर्सेस भी सबसे कम होंगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा, यानी कि ये हो गई हीलियम। नंबर सेकंड पे ये थोड़ा सा ज्यादा नियॉन, उसके बाद आर्गॉन, क्रिप्टॉन, और लास्ट वन जो हमारे पास होगी ये हो जाएगी जीनॉन। यानी कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है जी? एलडीएफ फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से। और एलडीएफ फोर्सेस क्यों ज्यादा हो रही है? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होने की वजह से। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गई हमारे पास नोबल गैसेस की। सेम इसी तरह से साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ही हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल, और ये हमारे पास हो जाएगा जो है हैलोजेंस, यानी नोबल गैसेस से पहला जो ग्रुप है, यानी कि एग्जांपल नंबर 2। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं होगी हैलोजेंस को। अच्छा जी, हैलोजेंस को अब हमने स्टडी करना है इसी एग्जांपल में। तो जैसे हमने ये लिखा, हैलोजेंस में जो फर्स्ट मेंबर हमारे पास होता है ये होता है फ्लोरीन, उसके बाद है जी क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। और ये जितनी भी हैलोजेंस है ये हमारे पास डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस मोनोटॉमिक फॉर्म में, यानी कभी भी एफ अकेला नहीं, F2 की फॉर्म में, Cl2, Br2 एंड I2 की फॉर्म में ये होते हैं। तो टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो अगेन यही कंडीशन है जी, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज जितना ज्यादा होगा एलडीएफ फोर्सेस भी उतनी ज्यादा होंगी, और एलडीएफ फोर्सेस ज्यादा हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी या मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। और यही रीजन है जो हमारे पास फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं। अगर हम बात कर लें फ्लोरीन की, अगर हम बात कर लें जो है क्लोरीन की, ये दोनों के दोनों इन द फॉर्म ऑफ गैस एग्जिस्ट करते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आम हालत में ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होती हैं। अच्छा जी, नंबर 3 पे आगे ब्रोमीन में, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज्यादा क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है।
और लास्ट पे आ जाए तो हमारे पास है आयोडीन, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा है। साइज सबसे ज्यादा होने की वजह से ही फोर्स ज्यादा है, और ये असल में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा जी, ये दो एग्जांपल्स होगी हमारे पास जिसमें हमने स्टडी कर लिया जो हमारे पास साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है एलडीएफ फोर्सेस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। सेम इसी तरह से अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर ले, फ्लोरीन जो फर्स्ट मेंबर है और जो लास्ट मेंबर है आयोडीन, इनका कंपैरिजन कर लें तो जो हमारे पास फ्लोरीन है इसका जो टेम्परेचर होता है ये बहुत कम होता है, यानी कि ये माइनस में होगा और ये होता है -188 फ़ारेनहाइट। और अगर हम बात करें जो हमारे पास सेंटीग्रेड, सॉरी फ़ारेनहाइट में नहीं सेंटीग्रेड में होगा। और अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये होता है +184 सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स ये भी हमें वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमने डिटेल में पढ़ा कि टॉप टू बॉटम मूव करने से साइज ज्यादा हो रहा है, साइज ज्यादा है तो एलडीएफ फोर्सेस भी ज्यादा, और इसी वजह से ये गैसेस से सॉलिड की तरफ मूव कर रही हैं और इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। नंबर सेकंड, अगर हम जो है इनका जो फैक्टर है उसकी बात करें, अभी तक हमने पढ़ा साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो नंबर सेकंड जो हमारे पास फैक्टर होगा दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम जितने ज्यादा होंगे, अगेन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एलडीएफ फोर्सेस के। चलें जी इसको भी एक हम आसान करके जरा बना के लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलडीएफ फोर्सेस। अच्छा जी ये हमारे पास हो गया। अगेन इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, जैसे कि हमने इधर भी लिखी थी, और इसमें जो हम एग्जांपल यूज करेंगे वो हमारे पास होगी एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। और ये असल में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन जो है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स असल में हमारे पास अल्केन्स होती हैं। अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड हो उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं और वो असल में अल्केन्स ही होती हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल की मदद से इसको समझना चाहें तो हमारे पास अगर सेकंड मेंबर हो जाए अल्केन का, इसका फार्मूला होता है C2H6, इसका नाम है इथेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका हम कंपैरिजन कर लेंगे विद द फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्केन, यानी जिसमें कार्बन का नंबर 5 होगा, C5H12, और इसका नाम होता है पेंटेन। यानी अगर हम पहले मेंबर की बात करें जिसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस मॉलिक्यूल में है 8। लेकिन अगर हम सेकंड मेंबर की बात करें जिसमें कार्बन का नंबर 5 है और हाइड्रोजन का नंबर 12 है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 17, तो सेकंड जो है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। तो सेम इसी तरह से है जी। अगर हम बात करें इथेन की तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट वन जो हमारे पास होता है नंबर सेकंड एग्जांपल पेंटेन की, इसका होता है प्लस में 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसमें एलडीएफ फोर्सेस भी ज्यादा होंगी और इस वजह से ज्यादा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमने जस्टिफाई कर दिया कि नंबर ऑफ एटम्स और साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं जो हमारे पास एलडीएफ फोर्सेस हैं। लास्ट एक पॉइंट है जी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, या फिर ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी इसके हवाले से भी पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक टर्म है जिसको हम नाम देते हैं पोलराइजेबिलिटी। अच्छा जी, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होगी एक लाइन की, द एक्सटेंट कहते हैं लिमिट को, हद को, टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड
कैन बी डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है जिसकी शेप चेंज की जा सके, जिसको बिखेरा जा सके। डिस्टॉर्टेड, बिगाड़ना, शेप को बिगाड़ना। अच्छा जी, ये हमारे पास वो लिमिट है जिस लिमिट तक हम किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उसको डी शेप कर सकते हैं, उसकी शक्ल को बिगाड़ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमने कहा ना, जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है, और इसकी डिस्टॉर्शन ज्यादा आसान है क्योंकि इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है। इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत कम है, तो उसने न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को इतना टाइटली इसके साथ जो है ना पकड़ के रखा होगा कि इसको डी शेप होने नहीं देगा, डिस्टॉर्शन इसकी होने नहीं देगा। यानी इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है जिसका साइज सबसे छोटा है, और इसकी सबसे ज्यादा है जिसका साइज सबसे बड़ा है। और ये असल में न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से है, ज्यादा और कम होने की वजह से। जिसकी डिस्टॉर्शन ज्यादा है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है उसमें एलडीएफ फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।